वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखो, आज हम लोग अपने प्रॉब्लम सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने सॉलिड स्टेट से कुछ सिंपल सी, कुछ थोड़ी सी अच्छी सी, ऐसी कुछ एक प्रॉब्लम्स का कलेक्शन लिया है जिनको आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और इन क्वेश्चंस को खुद से भी करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जब मैं कई सारे प्रॉब्लम सेशन ले लूँगा तो फिर आपको खुद को भी कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपको खुद को करनी होंगी। क्लियर है? तो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका इंडक्टिव क्लासेज है, सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज 1 है। उसमें भी हम लोग फर्स्ट यानी 1 का फर्स्ट पार्ट्स जो है हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को, है ना? तो देखो, ये देखो, ठीक है। अब हम लोग पहली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स ली हैं मैंने पहले लेक्चर्स में। तो देखो, पहली प्रॉब्लम्स आपको दिख रही होगी, विच वन इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो स्यूडो सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का मतलब तो समझते होंगे, आभासी ठोस। कैसा ठोस? आभासी ठोस। तो जरा देखें आप लोग, स्यूडो सॉलिड, है ना? स्यूडो सॉलिड का मतलब होता है दे आर नॉट रियल सॉलिड। अब याद करो, हमने किस टाइप के सॉलिड को रियल सॉलिड नहीं माना था? दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। ध्यान करो, हमने सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे थे अमॉर्फस सॉलिड। तो ध्यान करो, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को रियल सॉलिड माना था और अमॉर्फस सॉलिड जो है उनको हम लोगों ने रियल सॉलिड नहीं माना था। तो फिर क्या कहा था हमने इनको? याद करो, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है? अति शीतित द्रव। क्या है? अति शीतित द्रव। तो हमने अमॉर्फस सॉलिड को रियल सॉलिड नहीं माना था, उन्हें हमने सुपर कूल्ड लिक्विड माना था और अमॉर्फस सॉलिड को ही हमने स्यूडो सॉलिड कहा था। क्या कहा था? स्यूडो सॉलिड कहा था। तो ध्यान करें, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्यूडो सॉलिड है, यानी कौन ऐसा है जो आभासी ठोस है। तो जो भी इनमें से अमॉर्फस सॉलिड है, जो भी इनमें से एक्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसा सॉलिड है? एक्रिस्टलाइन सॉलिड, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जरा देखो, इनमें से कौन एक्रिस्टलाइन सॉलिड है? अब देखो, मुझे बताओ, CaF2। ठीक है, CaF2 में क्या क्या है? Ca2+ है, ये क्या है? ये धनायन है। ठीक है, F2 यानी इसके साथ क्या है? F- है, और F- क्या है? ऋणायन है, एनायन है। कैटायन और एनायन के बीच में किस तरह का आकर्षण होता है? आयनिक टाइप का आकर्षण होता है, इसलिए ये तो एक आयनिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? आयोनिक। और आपको तो पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है उनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मानते हैं। ऐसे ही आप NaCl देखो, NaCl किस किस से मिलकर बना है? Na+ से और Cl- से। अब Na+ और Cl- के बीच में भी तो आयनिक टाइप का ही आकर्षण होगा। ये भी एक आयनिक क्रिस्टल है, यानी ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो फिर अब बचा कौन, बताओ? ऑल तो हो नहीं सकता, तो फिर आंसर बचा आपका केवल B, और B ही आपका करेक्ट आंसर होगा।
बी मतलब ग्लास। अब आपको ये तो पता ही है कि ग्लास के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ग्लास जो होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। याद करो, हमने ग्लास की कई सारी टेंडेंसीज को डिस्कस किया है। फ्लो का गुण होता है, बहने का गुण होता है ना। पुराने मकानों के खिड़की दरवाजे जो होते हैं, जो ग्लास से बने होते हैं, वो नीचे से कैसे होते हैं, मोटे, और ऊपर से कैसे होते हैं, पतले, क्योंकि उसमें फ्लो होता है। और फ्लो रियल सॉलिड में नहीं होता, अमॉर्फस सॉलिड में होता है। याद करो, हमने क्वार्टज और ग्लास को सेपरेटली भी डिस्कस किया है कि क्वार्टज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। तो ग्लास ही अमॉर्फस सॉलिड है और ये रियल सॉलिड नहीं है। तो फिर आंसर क्या होगा इसका, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ग्रेफाइट इज एन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेफाइट किस तरह का एग्जाम्पल है? तो याद करो, डायमंड पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था। तो डायमंड किस तरह का एग्जाम्पल था? डायमंड एक कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड था। डायमंड के साथ आपने ग्रेफाइट भी पढ़ा था। ग्रेफाइट भी किस तरह का सॉलिड था? कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड था। और भी हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब कोवैलेंट टाइप के सॉलिड हैं। कैसे सॉलिड हैं? कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब क्या है बताओ जरा? सह संयोजक ठोस। इनको हम एक नाम और देते हैं, नेटवर्क सॉलिड, यानी जाल नुमा ठोस। याद है सब लोगों को? अब देखो, आयनिक हो नहीं सकता, वाटर बाल्स हो नहीं सकता, मेटालिक ये है नहीं, तो फिर आंसर क्या बनने वाला है? इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अभी सीक्वेंस के हिसाब से ये बी है, ठीक है, ए सी बीच में आ गया है, फिर बी और फिर डी, ऑपरेटिंग की मिस्टेक है। बाकी आंसर इसका क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड। ये तो नॉर्मल सी बात है कि ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह किस तरह के सॉलिड होते हैं? कोवैलेंट सॉलिड। याद करो, ग्रेफाइट्स में कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिड होता है, ठीक है, और एक लेयर बनाता है, उस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह से एक जॉइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो एक नेटवर्क जैसा जटिल कॉम्प्लिकेटिव सॉलिड होता है। बट ग्रेफाइट थोड़ा सा स्मूथ भी होता है क्योंकि उसकी दो लेयर्स के बीच में वान डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिस वजह से एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप हो जाती है। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या बनेगा? कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताना है कि अमॉर्फस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अमॉर्फस सॉलिड मतलब अक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें पहला ऑप्शन है कि पजेज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका शार्प यानी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या ये बात सही है? याद करो, हमने मेल्टिंग पॉइंट पर भी डिस्कशन किया है और हमने आपसे कहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। याद करो, शुगर, चीनी का एग्जांपल दिया था और कहा था कि चीनी जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स 458 केल्विन बताया था। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो ताप की एक रेंज पर ही मेल्ट होते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेल्ट होता है। क्लियर है ना? इसका मतलब अमॉर्फस सॉलिड का शार्प यानी एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर? अंडरगो क्लीन क्लीवेज विद कट विद नाइफ। अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ। जब आप इन्हें चाकू से काटते हैं तो क्लीन क्लीवेज होता है। देखो, मैं इस बात को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो इस तरह का मेरे पास कोई सॉलिड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉलिड को कट करता हूँ। क्या करता हूँ? कट करता हूँ। तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर
ये वाइट इंक का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कट करता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसके 2 छोटे छोटे से हिस्से कर देता हूँ कि मान लो ये इस तरह से 2 हिस्सों में कट गया है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा, ठीक है। इस तरह से काट दिया मैंने। अब देखो कट करने में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि ये जो नई सरफेस बनी है ना, ये वाली, ये नई सरफेस, ठीक है। अगर ये नई सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, कैसी होती है, स्मूथ मतलब एकदम चिकनी होती है, 2 स्मूथ सतह के साथ ये कटता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्लीवेज की जो प्रॉपर्टी है ना वो एकदम क्लियर है, यानी इसके अंदर जो है क्लियर क्लीवेज दिखाई देगा, यानी कि आपको क्लीन क्लीवेज यहाँ दिखाई देगा। अगर ये सरफेस जो नई जनरेट हुई है कटने के बाद एकदम कैसी हो जाए, स्मूथ हो जाए, ठीक। लेकिन अगर आपने इसको कट किया और कट करने पर आपने देखा कि भाई जो नई सरफेस है ना वो एकदम स्मूथ यानी चिकनी नहीं है, इसका मतलब कुछ रफ है, कुछ खुरदरी जैसी सरफेस है, तो हम कहेंगे कि भाई ये क्लीन क्लीवेज नहीं है। तो इस लाइन का मतलब है अंडरगो क्लीन क्लीवेज विद कट वहन कट विद नाइफ, यानी जब आप उसे चाकू से काटेंगे तो क्या क्लीन क्लीवेज होगा या नहीं होगा। तो याद रखना, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जब आप उन्हें कट करते हैं किसी फनर से, किसी चाकू से, तो वो 2 स्मूथ सतह के साथ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी वो क्लीन क्लीवेज शो करता है, ठीक है। जैसे लोहा क्रिस्टली ठोस होता है, उस लोहे को कट करके देखना, तो जो 2 नई सरफेस बनेंगी ना वो एकदम स्मूथ और चमकदार होंगी, तो हम कहेंगे कि ये क्लीन क्लीवेज है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। अब प्लास्टिक को फनर से काटना और जो 2 नई सरफेस बने ना उनको टच करके देखना, तो आपको लगेगा कि वो थोड़ी सी रफ हैं, थोड़ी सी खुरदरी हैं, यानी कि क्लीन क्लीवेज शो नहीं कर रही है। तो अमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विदलन का गुण स्पष्ट नहीं दर्शाते, है ना। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो विदलन का गुण स्पष्ट दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये तो कह रहा है कि अमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। याद रखेंगे हम लोग इस बात को, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा डोंट अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ, यानी जब हम इनको चाकू से काटते हैं तो क्लीन क्लीवेज नहीं होता। यही तो हम कह रहे हैं कि अमॉर्फस सॉलिड क्लीन क्लीवेज हो नहीं करते, उनको काटोगे तो 2 खुरदरी सतह वाले हिस्सों में बंटते हैं, यानी नई सतह जो जनरेट होगी वो कैसी होगी, रफ होगी, ठीक है, यानी क्लीन क्लीवेज नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, पजेज ऑर्डरली अरेंजमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब आप खुद ही बताओ मुझे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कैसा ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि हमसे पूछा किसके बारे में गया है, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूछा गया है। तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बताना था, तो अमॉर्फस सॉलिड से केवल सी ऑप्शन की प्रॉपर्टी मैच करती है कि ये क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते। क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपको बताना है कि वैक्स जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है। क्या वो आयनिक क्रिस्टल है, क्या कोवलेंट क्रिस्टल है, क्या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, क्या मेटालिक क्रिस्टल है। तो ज़रा ध्यान दें, सबसे पहले तो ये देखो कि वैक्स होता क्या है। ठीक है, वैक्स नॉर्मली मोम होता है, और वैक्स जिसे हम लोग पैराफिन वैक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पैराफिन वैक्स। और कंपोजिशन के हिसाब से
ये दरअसल हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी बेसिकली ये एल्केन ही होते हैं। और एल्केन का नॉर्मल या कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2। 11th क्लास में डिस्कस किया है। अब बताओ, एल्केन्स तो मॉलिक्यूल होते हैं ना, मैथेन भी मॉलिक्यूल्स होता है, एथेन भी मॉलिक्यूल्स होता है, चाहे वो हायर एल्केन क्यों ना हो, होते तो वो सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब जिस सॉलिड का कंपोजिशन मॉलिक्यूल्स होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते, मॉलिक्यूल्स को M से लिख दो और दूसरा M से लिख दो, ठीक है, तो वो किस टाइप का सॉलिड हो जाता है? वो मॉलिक्यूलर टाइप का सॉलिड हो जाता है। इसमें हायर एल्केन्स होते हैं लेकिन होते तो मॉलिक्यूल्स ही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा C। क्या बनेगा? C कि वैक्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। सिंपल, लर्न करने वाला क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर नॉन एज, यानी ऐसा क्रिस्टल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, वो क्या कहा जाएगा उसे, या वो किस टाइप का क्रिस्टल होता है? क्या वो आयनिक क्रिस्टल होता है, कोवेलेंस क्रिस्टल होता है, मेटेलिक क्रिस्टल होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है? इस तरह से सोच के आपको बताना है। तो देखो भाई, कंडक्टिविटी की बात की गई है तो कोवेलेंस सॉलिड तो वैसे भी इंसुलेटर होते हैं, डायमंड इंसुलेटर होता है। एक ग्रेफाइट थोड़ा सा कंडक्टर होता है, बट वो एक्सेप्शनली होता है। इन जनरल कोवेलेंस जो भी सॉलिड होंगे वो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इंसुलेटर होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब बात करें मेटालिक क्रिस्टल की और आयनिक क्रिस्टल की। हाँ, आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आयनिक क्रिस्टल सॉलिड फेज में, जो कैसे सॉलिड फेज में इंसुलेटर होते हैं। ठोस अवस्था में तो भाई ये कुचालक ही होते हैं। ये कंडक्टिविटी कब शो करते हैं? जब ये मेल्ट होते हैं, है ना। मेल्ट मतलब पिघली हुई कंडीशन में ये कंडक्टर होते हैं। याद करो, जब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मेल्ट कर देंगे, क्या कर देंगे? मेल्ट कर देंगे, तो फिर उसके आयंस जो है धीरे धीरे फ्री होने लग जाएंगे और फ्री आयंस मूवमेंट शो कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी जो है वो अराइज हो जाती है। बट ध्यान रहे, सॉलिड फेज में तो आयन एक दूसरे से बहुत क्लोज और बहुत टाइटली पैक होते हैं कि नहीं होते? ये आयंस मूव नहीं कर सकते, तो आयनिक क्रिस्टल भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो कौन सा है? मेटेलिक क्रिस्टल। याद करो, मेटेलिक क्रिस्टल्स के केस में हमने आपसे कहा भी था कि भाई मेटेलिक क्रिस्टल्स में क्या होता है? मेटल को आप किस तरह से एज्यूम करते हो? मेटल्स को आप इस तरह से एज्यूम करते हो कि बहुत सारे धनायन हैं और इन धनायनों के बीच बीच में क्या पड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, याद है ना। तो इसमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। ध्यान है कि नहीं है? ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। क्लियर है? सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? आयोडीन क्रिस्टल आर मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। आपको पता है कि आयोडीन क्रिस्टल किससे मिलकर बना होगा? I2 मॉलिक्यूल से। अब जब मॉलिक्यूल्स ही आ गया तो इसको बनाने वाले I2 मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके बीच में वान डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो डेफिनेटली ये तो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होगा। कैसा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर आप दे देंगे, सी इसका आंसर होगा। ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को इस सेशन को आप इंजॉय करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी। धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉपी। हिंदी में मैं इसको कहूँगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एन आइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिकता दर्शाता है। आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, एक आइसोट्रॉपी और दूसरी एन आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब समदैशिकता और एन आइसोट्रॉपी मतलब विषमदैशिकता। तो जरा मुझे बताओ कौन है जो आइसोट्रॉपी शो करता है। अमॉर्फस सॉलिड समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। आपसे पूछा क्या है, एन आइसोट्रॉपी यानी इनमें से कौन विषमदैशिक होगा, यही पूछा है। विषमदैशिक कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देख लो इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नहीं, अभी हमने डिस्कस किया है ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वुड लकड़ी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, है ना। पेपर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड किनको कहते हैं, जिनमें पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और वो आपको दिखाई देगा बेरियम क्लोराइड में, बिकॉज बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ये किस किस से मिलकर बना है बताओ जरा मुझे, ये बना है Ba2+, सही है, और उसके साथ साथ Cl- यानी एक कैटाइन और दूसरा एनाइन, और कैटाइन एनाइन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, या बॉन्ड ना कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये एक तरह का आयनिक क्रिस्टल होगा, और आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही तो होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपी होते हैं, विषमदैशिक नेचर के होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडक्टिव क्लासेस सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज 1 का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े थोड़े सवाल का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें कौन सा है पहला क्वेश्चन। देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रीड हो जाए, है ना, विजिबल होगा, ये दिख रहा होगा। नहीं भी है तो मैं आपको बोल देता हूँ। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बाय एन एटम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम मतलब FCC। तो भाई मुझे बताओ हो FCC जो यूनिट सेल है या सिस्टम है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो आप सीधा याद रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि बार बार कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स रेफ़र करें या फिर आप वीडियोस देखें, वहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 74% होती है। ठीक है, सवाल हमारा क्या है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम, उपलब्ध आयतन का कितना परसेंटेज कैन बी फिल्ड इन ए FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बाय एन एटम। एटम के द्वारा कितना मैक्सिमम वॉल्यूम घेरा जा सकता है। तो जितनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है उतना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। इसलिए आंसर क्या बनना है, A 74%। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रैंक यानी इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक सेल इज फॉर द टाइप ऑफ सेल्स इज। समझो इस सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसी कौन सी यूनिट सेल है जिसमें नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। चेक करते हैं। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में इफेक्टिव नंबर कितने होते हैं, 2। प्रिमिटिव यानी सिंपल में कितने होते हैं, 1। बचा कौन, फेस सेंटर्ड, वो तो आपको वैसे भी पता है, उसमें कितने होते हैं, 4। सवाल भी तो हमारा यही है कि किस टाइप की यूनिट सेल या किस टाइप के क्रिस्टल के अंदर जो है एक यूनिट सेल के अंदर एटम्स की नंबर 4 होती है। तो आंसर क्या बनना है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट अकरिंग इन द BCC स्ट्रक्चर हैज 12.08 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट सेल। देखो जरा ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं कि भाई अपने पास स्ट्रक्चर है BCC। कौन सी स्ट्रक्चर है, BCC। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर की यूनिट सेल की नंबर कितनी है। तो देखो स्ट्रक्चर हैज
12.08 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट सेल्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है? तो जल्दी से देख के बताओ ये कितना है? 12.08 इंटू 10 की पावर 23। ये तो यूनिट सेल की नंबर है, ठीक है। पूछा क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन दीज सेल विल बी, यानी इन सारी सेल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो मुझे बताओ कि बीसीसी की एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? बीसीसी की एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं ना, 2 एटम पर यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। अपने पास यूनिट सेल कितनी है? 12.08 इंटू 10 की पावर 23। अब बताओ एक यूनिट सेल में 2 एटम हैं, तो इतनी यूनिट सेल में कितने एटम हो जाएंगे भाई? ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, एक में 2, तो 12.08 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24.16 इंटू 10 की पावर 23। सिंपल सवाल था, ये समझने वाली बात थी। सिंपल क्या था कि यही तो कह रहा है कि भाई बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब एक यूनिट सेल में 2 एटम होंगे। अपने पास यूनिट सेल कितनी है? 12.08 इंटू 10 की पावर 23। तो एक यूनिट सेल में जब 2 एटम है तो इतनी यूनिट सेल में कितने एटम हो जाएंगे? जस्ट डबल हो जाएगा ना, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सिंपल सवाल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 4th क्वेश्चन। द स्पेस ऑक्यूपाई बाई बीसीसी अरेंजमेंट इज अप्रॉक्स। बीसीसी अरेंजमेंट में पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं? यूनिट सेल का कितना स्पेस कर लेते हैं? सरल शब्दों में कहूँ, सिंपली कहूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? तो बताओ जरा, बीसीसी की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है? 68%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि लैटिस या यूनिट सेल के अंदर जो भी वॉल्यूम या स्पेस अवेलेबल है उसका 68% इनके द्वारा फिल कर दिया जाता है। वही आपसे पूछा है कि द स्पेस ऑक्यूपाई बाई बीसीसी अरेंजमेंट इज अप्रॉक्स कितना होता है? 68%। बी इज द आंसर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा है कि सिंपल क्वेश्चन से हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी देखो एक ठीक सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। हाँ, इफ ए इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल देन विच वन इज करेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा भाई, है तो ये वीडियो लेक्चर से ही है सीधा सीधा, लेकिन फिर भी रिमाइंड कीजिएगा कि इफ ए इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी आपके पास कोई यूनिट सेल है। क्या है? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो होपफुली हम लोग क्यूबिकल ही मानेंगे जब तक कुछ कहा ना जाए। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट सेल। इसने कहा है कि इसकी एज लेंथ कितनी है? एज लेंथ मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए है। क्लियर? फिर ये कह रहा है देन विच वन इज करेक्ट रिलेशनशिप। सपोज दैट अगर ये यूनिट सेल सिंपल क्यूबिकल हो, कैसी हो? सिंपल क्यूबिकल, तो रेडियस ऑफ मेटल एटम कितनी होनी चाहिए? a/2। क्या ये सही है या गलत है? बस आपको ये देखना है। अब रिमाइंड करो, सिंपल क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? सिंपल क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? केवल कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। और अगर बॉडी सेंटर्ड होती है तो कहाँ होते हैं? कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी होता है। और अगर फेस सेंटर्ड होती है तो कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पर भी पार्टिकल होता है। अब याद करो, अगर आपकी यूनिट सेल सिंपल क्यूब टाइप की है तो पार्टिकल केवल कॉर्नर पर होगा और कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे को टच भी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये डिस्टेंस अगर मैं इसको r मान लूँ, क्या मान लूँ? r, इस गोले की रेडियस, तो इस वाले गोले की रेडियस भी क्या होगी? r ही होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r की टर्म में कितनी होगी? 2r होगी। और एज लेंथ की टर्म में कितनी होगी? a होगी, है ना। है तो ये यहाँ से यहाँ तक एज ही तो है, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? एज ही तो है। तो ये एज लेंथ सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसके अंदर क्या हो जाएगी? r + r बराबर 2r। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? इसका मतलब 2r बराबर a होगा, तो रेडियस r बराबर कितना हो जाएगा? a/2। इसका मतलब देखो, ये कह रहा है कि अगर एज लेंथ a है तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए रेडियस ऑफ मेटल की रेडियस किसके बराबर होगी? a/2 के। ये तो करेक्ट है भाई,
है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 2r, r की टर्म में, बट एज लेंथ कितनी दी है a, इसका मतलब ये डिस्टेंस 2r है और एज लेंथ कितनी है a, इसका मतलब 2r a के बराबर होगा। तो फिर r किसके बराबर होगा a/2k। तो रेडियस ऑफ मेटल एटम किसके बराबर हो जाएगी a/2k। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर BCC, इस बार BCC की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं BCC की। तो फिर जरा गौर करो, BCC की स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि BCC में पार्टिकल जो होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर के साथ साथ एक और पोजीशन होती है जहां पार्टिकल होता है। याद करो वो कौन सी पोजीशन थी, वो पोजीशन थी बॉडी सेंटर वाली। क्लियर है। तो देखो एक पार्टिकल तो बीचों बीच में होता था बॉडी सेंटर पर, और बाकी पार्टिकल कहाँ होते थे कॉर्नर्स पर। तो बाकी पार्टिकल मैं कहाँ बना रहा हूँ कॉर्नर पर। क्लियर। ठीक। अब मैं अगर यहाँ से यहाँ तक मैं इंक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये दिखाई देने लग जाए, तो फिर मैं इंक इस बार ये ले लेता हूँ। ठीक है। अब बताओ इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। वो तो दरअसल क्या है बॉडी डायगोनल है कि नहीं है। एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बॉडी डायगोनल होता है। आर की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये तो आर रेडियस इस वाले गोले की, ये इसका डायमीटर हो गया, तो ये हो गई आपके 2r। देखो भाई अब ये ऑपरेट करना मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आता, ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा। बट ये डिस्टेंस कितनी है 2r, सही है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो इसकी रेडियस है, तो ये कितनी है r। ठीक है। तो ये r, ये 2r और ये r है। क्लियर। तो ये वाली डिस्टेंस r की टर्म में तो कितनी होगी 4r होगी कि नहीं होगी। बट एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ आपको दी गई है a, सही है। अब एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल कितना होता है, देखो याद करो बॉडी डायगोनल हमने आपको बताया है कि बॉडी डायगोनल होता है a√3 और फेस डायगोनल होता है a√2। ये कौन सी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की बॉडी डायगोनल। तो a की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, a की टर्म में ये डिस्टेंस होती है a√3। r की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी है 4r, इसका मतलब 4r बराबर क्या बोलना है a√3 बोलना है। क्लियर है। देखो BCC जो यूनिट सेल होती है ना, उस BCC यूनिट सेल में जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं वो बॉडी सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल को टच कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल जो बॉडी सेंटर पर रखा है ये कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा। ठीक है। जब ये टच करेगा तो मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कॉर्नर वाले से r, इसकी रेडियस और इसका क्या आएगा डायमीटर, तो 2r। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये दूरी तो r है ना, ये 2r है और ये कितनी है r, तो ये डिस्टेंस तो 4r होगी। बट एज लेंथ की टर्म में बॉडी डायगोनल कितना होता है, अगर क्यूब की एज लेंथ a हो तो बॉडी डायगोनल a√3 होता है और फेस डायगोनल कितना होता है a√2 होता है। तो एज लेंथ में तो ये कितनी है a√3, बट r की टर्म में ये कितनी है 4r। तो रिलेशन क्या होगा 4r बराबर a√3। अपन सीधा भी कर सकते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि सिंपल क्यूब जब होता है तो रिलेशन जो बनता है 2r बराबर a, यानी a बराबर 2r। और अगर बॉडी सेंटर्ड होता है तो रिलेशन बनता है a√3 बराबर 4r का, और अगर फेस सेंटर्ड होता है तो रिलेशन बनता है a√2 बराबर 4r का। तो अभी ये रिलेशन है 4r बराबर a√3। मुझे क्या चाहिए r, और r चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा a√3/4। क्लियर। देखो जरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही तो कह रहा है कि भाई जो BCC लैटिस होगा उसमें रेडियस ऑफ मेटल एटम यानी r जो होगा वो किसके बराबर होगा √3a/4, यानी a√3/4। ऑप्शन ये भी करेक्ट है। अब तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल इज द आंसर। बट हम लोग तीसरे को डिस्कस कर लेते हैं कि बताओ जरा फॉर FCC लैटिस रेडियस ऑफ मेटल एटम इज इक्वल टू a/2√2। क्या ये रिलेशन सही है। रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि r जो है वो किसके बराबर होना चाहिए
2√2 के बराबर। क्या ये सही है? तो आप याद करो, अगर आपको याद है तो, है ना, क्या कि मैं आपसे कहूँ कि जो एब्सिसी यूनिट सेल है वो किस तरह की होती है, इस तरह से मान लें। सही है, एक मैं यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। सही है, एब्सिसी यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ होता है आपको पता है? फेस सेंटर पे होता है और फेस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर पर होता है। ठीक, तो ये तो फेस सेंटर का हो गया। ये वाला पार्टिकल मैंने कॉर्नर का बना दिया और ये वाला पार्टिकल भी कॉर्नर का। क्लियर? तो बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस कितनी है? r, फिर आगे वाली 2r और फिर आगे वाली r। ठीक है, तो देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से, देखो r, 2r और फिर r। क्लियर है? तो r की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी है? r की टर्म में ये डिस्टेंस है 4r। बट फेस सेंटर से क्या गुजरता है? फेस डायगोनल। दो अपोजिट कॉर्नर और फेस सेंटर से हमेशा फेस डायगोनल गुजरता है। और एज लेंथ अगर a है तो फेस डायगोनल की लेंथ होती है, याद रखो, a√2। है? तो इस बार रिलेशन क्या बन रहा है? इस बार रिलेशन आ रहा है इसके लिए कि a√2 जो है वो 4r के बराबर है। तो फिर r किसके बराबर होगा? a√2/4। सही है, सिंप्लीफाई करोगे, √2 से इसको कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करोगे तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 को 2 × 2 4 ही होता है। 2 को कैसे लिख सकते हो? √2 × √2। तो चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, है ना। मान लो मैंने a को तो ऐसे ही लिखा, √2 को ऐसे लिख दिया, 4 को लिख दिया मैंने 2 × 2 लिख सकता हूँ। और भी इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इधर ही करता हूँ भाई, है ना। तो देखो a/2 सॉरी a√2/2 × 2। ठीक है, अब मैं a√2 2 और इस 2 को लिख देता हूँ √2 × √2। वैसे तो बहुत सिंपल है बट मैं फिर भी बता देता हूँ। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचने वाला है? a2√2 बचने वाला है ना। तो r बराबर क्या होगा? a/2√2। ऑप्शन ये भी आपका क्या है? करेक्ट होता है। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन था, सीधा भी कर सकते हैं, मैंने तो इसको इस तरह से बताया है। सीधा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे हम लोग? सीधा कि सिंपल क्यूबिक है, कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करेंगे। ठीक है, तो a बराबर 2r होगा। ठीक है, और अगर BCC है तो बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर वालों को टच करेगा। ठीक है, और जब 3 पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हो तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है? 4r। तो 4r किसके बराबर होगा? बॉडी डायगोनल के, यानी a√3 बराबर 4r होगा। और अगर FCC है तो फेस सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? a√2। 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है? a√2 बराबर 4r। ठीक है, होपफुली आप ये लोग अच्छे से समझ रहे होंगे।